कुछ नोट्स वोट्स बना रहे हैं कि नहीं? पीडीएफ जरूरी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ क्लास में कर दे। पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है क्लास। इसकी तो शेयर करी थी है ना, इसी तरीके से हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनियन और इसके टेरिटरीज के बारे में, एक एक करके बारे में। तो यूनियन और इस टेरिटरी, इसका मतलब क्या है? हम अपने यूनियन के बारे में बात करेंगे और इसकी टेरिटरीज, इसकी टेरिटरीज में क्या क्या आ जाएंगे? इसके स्टेट्स आ जाएंगे और यूनियन टेरिटरी आ जाएंगे ना। तो दोनों की मतलब तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सो जब हम संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं, जब हम संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं तो संविधान का भाग कहां से कहां तक है? एक अनुच्छेद 1 से 4 तक है ना। और इसी में क्या लिखा है? यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। संविधान का जब पहला आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें क्या बात की गई है? जब संविधान का पहला आर्टिकल पढ़ते हैं तो संविधान का पहला आर्टिकल, देखो ये हमारा पहले अनडिवाइडेड इंडिया था ना, मतलब पाकिस्तान जब साथ में था, लेकिन अब पाकिस्तान एक साथ मतलब अलग हो गया है तो फिर, लेकिन पहले ये बांग्लादेश और वो सब एक साथ था ना। खैर, सो पहले इस प्रश्न का आंसर देंगे, फिर अपन लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सही पक्का? हाँ, भारत राज्यों का संघ है ना। सो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। अब इसके मतलब को हम समझेंगे। पहली बात तो आपको पता है कि हमारे जब इस पर्टिकुलर संविधान में 2 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है इंडिया और दूसरा लिखा है भारत। जब संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है? इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ है ना। यहाँ पे कहीं ये बात नहीं बोली कि यूनियन टेरिटरीज का संघ है, यहाँ क्या बात बोली? राज्यों का संघ है ना। सो अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये है, जब हम बात बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब 2 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि जो भारत है वो राज्यों से कोई समझौता नहीं किया है उसने, मतलब जो राज्य बने हैं वो सेंटर ने राज्य को बनाया है, ना कि स्टेट्स ने सेंटर को बनाया है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में क्या है, यूएसए की बात करें तो अलग अलग राज्य हैं, 50 राज्य हैं, उनने किसको बनाया है? सेंटर को बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा बनता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में केंद्र बनाता है राज्य को, है ना। लेटेस्ट राज्य कौन सा बना है अभी? तेलंगाना, है ना। सो हमारे यहाँ पे केंद्र के पास शक्ति है, यानी हमारा केंद्र मजबूत है। हमारा क्या है? केंद्र मजबूत है। इसका मतलब है कि हमारा जो यूनियन है वो किसी समझौता का परिणाम नहीं है। अब ये 2 डायग्राम बनाते हैं, है ना, एक ये है और एक ये है, ये अलग अलग स्टेट्स है। ये इस तरीके से हम कुछ एरो बना रहे हैं आपके साथ, इसको स्टेट्स कहते हैं और इसको हम यूनियन कहते हैं, या फिर मैं बोल दूं इसको सेंटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है। सो स्टेट और सेंटर, इसका मतलब ये है कि इन राज्यों ने मिलकर सेंटर को बनाया, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये है कि ये राज्य यदि कभी अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये राज्य अलग हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कहां पे? यूएसए में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में जैसे कि, है ना, वहां से भी अलग हो सकते हैं। सो ये व्यवस्था है। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत एक्चुअली कोई समझौता का परिणाम नहीं है।
भारत, ये शब्द कई बार पूछा जाता है कि भारत राज्यों के समझौता का परिणाम है या नहीं। आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ राज्यों ने कोई समझौता नहीं किया है, मतलब केंद्र ने राज्यों से कोई समझौता नहीं किया है कि आप हमारे यहाँ पे आओ, मिल जाओ, जब जाना है जाओ, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हमारे संविधान में राज्यों की स्थापना की बात की गई है, केंद्र राज्य को बनाएगा, यही बात यथार्थ है। तो यहाँ पे स्टेट है, ये फिगर बना लेना, ठीक है, ये स्टेट है। ये जब मेंस के आंसर लिखते हैं ना, तो जब आपको फेडरेशन बनाना होता है, फेडरल व्यवस्था दिखाना होता है, तो इस तरीके से चित्र बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है, ठीक है, सेंटर ने स्टेट को बनाया। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडिया, एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, ठीक, पहली बात। सो एक बात क्लियर होगी कि सर हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वो राज्यों के समझौते का कोई परिणाम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे केंद्र जो है राज्यों को बनाता है। इसका दूसरा तात्पर्य ये होता है कि हमारे राज्य को अलग होने की कोई शक्ति नहीं है, राज्य सेंटर से अलग नहीं हो सकता है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई एरिया जो है ना, मान लो ये हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया का कोई हिस्सा दूसरे देश को देना चाहे तो भी दे सकता है। इन 4-5 राज्यों से मिलकर, इन 4-5 राज्यों में से कुछ कुछ एरिया काट करके एक नया राज्य बना सकता है, इन राज्यों की बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, इन राज्यों के नाम चेंज कर सकता है, तो ये सब कुछ कर सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा मतलब ये भी है कि हमारा कोई जो स्टेट है वो किसी विदेश के लिए, मतलब कोई जैसे विदेश है, मतलब ये कोई स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है कि हम जाके श्रीलंका को ज्वाइन कर लेंगे, किसी दूसरे देश को ज्वाइन नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे केंद्र मजबूत है, यूनिटरी व्यवस्था, ज्यादातर हमारे जो झुकाव है हमारे संविधान का वो किस तरफ है, यूनियन की तरफ है, एकात्मकता की तरफ झुकाव है, ठीक है। अब देखो ये 3 व्यवस्थाएं, एक है यूनिटरी व्यवस्था, एक है फेडरेशन, एक है कन्फेडरेशन। 3 शब्द आपको सुनने में आएंगे, समझने में आएंगे। यूनिटरी व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो यहाँ नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट हो गया, उसके सबऑर्डिनेट में, उसके अंतर्गत जो काम करेगी वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, डायरेक्टली उसके अंडर में काम करेगी। लेकिन फेडरेशन जहां पे भी होगा, यानी संघवाद जहां पे होगा, है ना, वहां पे स्टेट जो लोकल लोग हैं वो कैसे बटे रहेंगे, वो स्टेट में और नेशनल 2 एरिया, मतलब 2 बॉडीज में बटे रहेंगे। सो स्टेट और नेशनल में बटे रहेंगे, यहाँ नेशन के भी चुनाव होंगे, स्टेट के भी चुनाव होंगे, कुछ इस तरीके से कह सकते हो। और वहीं पे है आपकी कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में जो है यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होती है। इसमें लोग, फेडरेशन में लोगों के पास ज्यादा पावर, आप देख रहे हो ऊपर, इसमें आप देख रहे हैं कन्फेडरेशन में स्टेट के पास पावर ज्यादा है, उसके इन जैसे स्टेट्स चाहेंगे वैसे नेशनल गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात है, इंडिया की स्थिति कैसी है, इंडिया की स्थिति फेडरेशन वाली है, हम पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं है, हम पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं। देखो यहाँ लोग जो है 2 हिस्से में है, क्या बोल रहे, लोग जो है वो स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में बटे हुए हैं, मतलब एक इनकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे स्टेट के पास ज्यादा पावर होगी, इसमें लोगों के पास पावर है। कन्फेडरेशन में क्या है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकते हैं हम लोग, नहीं बटे होते हैं, नहीं बटे होते ना। कैसे नहीं बटे होते हैं, जैसे अब आपके यहाँ पे क्या स्थिति है, आप स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, आप चुनाव देते, वोट देते हैं ना, चुनाव, उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट के भी आप हिस्सा है ना। आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर भी है और आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन इसमें क्या है, लोग जो है, चूंकि ये फेडरेशन है तो यहाँ पे लोगों ने इन 2 व्यवस्थाओं को बनाया है, इन 2 व्यवस्थाओं, किसको, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब हम कन्फेडरेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट को कौन बना रहा है, स्टेट्स बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। समझने वाली बात ही नहीं, क्या सिंपल सी बात, लोग बना रहे हैं, लोग ही तो है, चाहे
कोई भी कंट्री हो, अगर गवर्नमेंट बना रहे हैं तो वो लोग भी तो बनाएंगे नहीं। स्टेट कोई गवर्नमेंट कैसे बना देगी? यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ स्टेट का मतलब क्या, स्टेट के लोग हो जाएंगे ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है। Yes, sir. यहाँ पे लोगों को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, दो अथॉरिटी में बांट दिया, एक सेंट्रल अथॉरिटी में, एक स्टेट अथॉरिटी में। लेकिन यहाँ पे हमने सेंट्रल अथॉरिटी में जो लोग हैं उनको ज्यादा पावर दी है, बस इतना मतलब है, इतना सा मतलब। इसमें यदि हमें कभी चित्र बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स है, यहाँ पे स्टेट्स है, और इनके पीछे वीक बॉन्ड होता है, ये कभी भी अलग हो सकते हैं कन्फेडरेशन में, कभी भी अलग हो सकते हैं। सो ये, और यूनिटरी में क्या है, नेशनल गवर्नमेंट सर्वोपरि है, उसके अंडर में काम करेगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो नेशनल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो जाती है ना, तो वो यूनिटरी हो जाता है पूरा। फिर आप खूब राज्य के चुनाव दिए, राज्य के चुनाव में आपने वोट दिए, लेकिन राज्य सरकार उस समय एक्टिव नहीं रहती है, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, है ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि आप नेशनल लेवल पे भी आप अपना रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी अपना रिप्रेजेंटेशन। तो ये है बेसिक व्यवस्था। अब इंडिया इज एन, ये शब्द पूछा जाता है, एज इट ए वर्ड पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि एक वर्ड पूछा जाता है कि इंडिया इज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि भारत एक विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे केंद्र को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। हमारा जो इंडिया है वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना, इंडिया जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि मैं बोलूं कि कोई राज्य जो है, वो राज्य जो है यहां से जाकर के अलग हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो इंडिया से एक हिस्सा कम हो रहा है, इंडिया से एक हिस्सा कम हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारे केंद्र को कोई नहीं तोड़ सकता है केंद्र को कोई नहीं तोड़ सकता है, राज्यों को हम तोड़ सकते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, विनाशकारी राज्यों, है ना, ये विनाशी राज्य भी बोलते हैं ना, विनाशकारी राज्य, ठीक है। सो इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, क्योंकि हम उनके राज्यों की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। यानी हम अपने स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके शब्दों को याद रखना, क्योंकि एग्जैक्ट ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और आपसे ये सेंटेंस याद रखना है, मतलब भी याद रखना है दोनों का, क्या मतलब, समझ में आया नहीं है, नहीं है, सर अभी हम वहीं अटके पड़े नहीं तो निकलो वहां से, सिंपल थी वो। दोनों में स्टेट है, दोनों में लोग हैं, दोनों में सरकार है। पावर होती है ना किसी के पास, यहाँ पे लोगों के पास पावर ज्यादा है, फेडरेशन में लोगों के पास, वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं आप क्या है। फिर फेडरेशन में भी तो वही लोग इलेक्शन करवाएंगे, वही करवाएंगे, लेकिन वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होगी ना। तो गवर्नमेंट और पीपल में अंतर है ना, गवर्नमेंट अलग है, पीपल अलग है, हम गवर्नमेंट बनाते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे संविधान में फेडरल व्यवस्था तो है, लेकिन फेडरल शब्द कहीं यूज नहीं है, भारत के पूरे संविधान में कहीं पर फेडरेशन शब्द का यूज ही नहीं है ना, यूनियन शब्द का यूज है अकेला, है ना, ये याद रखना, यूनियन शब्द का यूज। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइजेस टू कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। ये पता ही आपको है ना, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की स्थिति ये थी कि कुछ जो है ब्रिटिश एरिया था और कुछ जो है प्रोविंशियल स्टेट्स थे। जब जो है भारत के जो अलग अलग प्रांत थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास क्या 3 ऑप्शन दिए गए, क्या क्या, ठीक है। सो उस समय 552 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, है ना, उसमें से बहुत सारे क्या, लगभग सभी ने, 549 ने तो बड़े इजीली या कुछ थोड़े बहुत प्रयास से, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के प्रयास से हमने भारत में मिला लिया रियासतों, लेकिन 3 रियासतें अभी नहीं मिल पा रही थी।
3 रियासतें वो कौन कौन सी थी? एक तो थी हैदराबाद, ठीक, एक कश्मीर और एक जूनागढ़, ठीक है। सो 3 ये हमारे क्या थे। सो हैदराबाद पे हमने क्या किया, हैदराबाद को कैसे मिला? हाँ, पुलिस एक्शन, हमने ऑपरेशन पोलो चलाया वहां पे, ऑपरेशन पोलो, और वहां पे पुलिस कार्रवाई करके हमने हैदराबाद को मिला लिया, ठीक है। उसके बाद था जूनागढ़। जूनागढ़ में हमने क्या करा लिया? प्लेबिसाइट। कल प्लेबिसाइट बताया था मैंने, प्लेबिसाइट करा लिया जूनागढ़ को जनमत संग्रह से। वहां के 99.99% लोगों ने बोल दिया कि हमें भारत में रहना है, लगभग सभी ने, क्योंकि यहाँ का राजा जो है मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी। वहां जनमत संग्रह कराया गया तो वो इंडिया के साथ। और कश्मीर के साथ हमने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, आपकी शर्तें हम मानते हैं कुछ, ठीक है। और हम विशेष दर्जा आपने दे दिया उनको ना, आर्टिकल 370 दे दिया। ये बात हो गई यहाँ पे। नहीं, इनको अलग अलग देखो, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के माध्यम से ही हमने इसमें किया। इनके लिए जूनागढ़ के लिए इनके लिए कोई विशेष हमने वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, प्रोविजंस नहीं किए। वो मुझे तो याद नहीं है, यदि कुछ होगा तो मुझे बताना, ठीक है। सो इसको हमने कैसे किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के माध्यम से साइन कर लिया, है ना। इस समय पे यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह, है ना, हिंदू राजा थे। मेजोरिटी किसकी थी? मुस्लिम्स की। कहा यह जा रहा था कि प्लेबिसाइड करा लिया जाए। यदि प्लेबिसाइड करा लेते तो संभावना ये थी कि वो ज्यादा पाकिस्तान में चले जाते। तो वो उस समय की परिस्थिति थी कि हमने उनको विशेष दर्जा दे करके कुछ विशेष प्रोविजंस के साथ हमने मिला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जिस समय पे हम जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय पे भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस समय भारत जो है संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, हमारे यहाँ पे कितने 29 राज्य थे, 29। उन राज्यों को हमने कई कैटेगरी में बांट रखा था। कई क्या, 4 कैटेगरी में बांट रखा था हमने, 4 हिस्सों में बांट रखा था। चार कौन कौन से हिस्से थे? इनको हम इसी तरीके से कहते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में हमने 9 राज्यों को रखा, और जिसपे जो गवर्नर्स के प्रोविंसेस थे, मतलब जिसपे गवर्नर अपना राज कर रहे थे, है ना, उस टाइम। उसके बाद बी में जो हमने रखा, वो रखा हमने जहां पे प्रिंसली स्टेट तो थे लेकिन वहां पे लेजिस्लेचर थी, यानी विधानसभाएं थी। सो 9 राज्य ऐसे हो गए। 10 राज्य ऐसे थे जहां पे चीफ कमिश्नर थे। चीफ कमिश्नर जो मतलब अंग्रेज जहां से चीफ कमिश्नर बनाते थे, उसी तरीके की व्यवस्था हमने यहाँ पे कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 10 जो है एक राज्य अकेला था जो कि अलग से इसको रखा गया, है ना, वो डी कैटेगरी में था, है ना। उस समय की यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड वर केप्ट एज सॉलिटरी या लोनली, अलग से रखा गया, क्योंकि वहां पे शासन प्रशासन करना बिल्कुल अलग ही है। तो इस तरीके से अब हम आते हैं संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में, आर्टिकल नंबर 1 की बात करते हैं। देखो, संविधान का आर्टिकल नंबर 1 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो है, जो कि भारत है। अब ये 2 शब्द का यूज क्यों किया हमने? एक तो इंडिया भी हम यूज कर रहे हैं और एक हम भारत भी यूज कर रहे हैं, क्यों? और कोई विशेष कारण? साउथ के मोस्ट ऑफ उनको हिंदी नहीं आती थी, तो वो लोग इंडिया के सपोर्ट में थे। देखो, अभी क्या था कि ब्रिटेन हम पे राज कर रहा था, है ना, इससे पहले। सो हर जगह पे देश विदेश में वो हमें इंडिया के नाम से जान रहे थे, है ना। जहां पे भी कोई भी काम हो रहा था, यदि इंडिया मेंबर बनता था, यूएन का मेंबर भी बन रहा है, कहीं पे भी कुछ हो रहा था, तो वो इंडिया के नाम से बन रहा था। तो हमारी जो ग्लोबल लेवल पे पहचान थी वो इंडिया के लेवल, इंडिया के जैसी थी, मतलब इंडिया के नाम पे थी। लेकिन भारत क्या दिखाता है? हमारे सांस्कृतिक महत्व। सो हमने दोनों नाम रखे कि ये हमारी जो हमारी जो कल्चरल
कल्चरल पहचान है वो क्या दिखाएगा, भारत, और ये हमारी पॉलिटिकल पहचान दिखा रहा था, ठीक है, पॉलिटिकल पहचान दिखा रहा था, ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा था, कल्चरल पहचान दिखा रहा था, है ना, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, उसको हमने भारत शब्द लिखा, क्योंकि भारत हम लोग तो भारत ही कहते थे, भारत माता की जय सब, सो इसीलिए हमने भारत भी रखा, और चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें सब लोग इंडिया के नाम से जान रहे थे, दोनों शब्द हमने रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। सो इट इज नॉट द ट्रांसलेशन, पहली बात, यदि अभी कभी ये पूछा जाए कि इंडिया का ट्रांसलेशन, जैसे लिखा है संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, क्या इंडिया का जो ट्रांसलेशन भारत है, क्या ट्रांसलेशन लिखा है, तो इट इज नॉट अ ट्रांसलेशन, है ना, ठीक है। अब संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 सब क्लॉज 2 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है था स्टेट एंड यूटीज देयर ऑफ शैल बी द स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे पास अनुसूचियां थी जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो कितनी अनुसूची थी, 8, है ना, सो 8 अनुसूची थी, और 8 अनुसूचियों में हमने इसको रखा, मतलब पहली अनुसूची में हमने इसको रख दिया, किसको, जो भी हमारे टेरिटरीज थे, यूनियन टेरिटरीज थे, वो स्टेट थे, उनके नाम, अभी भी हमारे नाम यहीं पे है, स्टेट और यूटीज के नाम कहाँ पे, संविधान के पहले अनुच्छेद के पहले सेकंड क्लॉज में, है ना, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा, टेरिटरी ऑफ स्टेट, अलग अलग राज्यों के क्षेत्र क्या है, सो वो हमने यहां पे रखे। उसके बाद आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, इसमें क्या लिखा कि यूटीज के बारे में हमने लिखा, है ना, जो पहली शेड्यूल में हमने चर्चा की, उनके यहाँ पे नाम लिखे। उसके बाद आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, इसमें हमने ऐसी टेरिटरीज के लिए लिखा जिसको हमने एक्वायर किया है, यानी अधिकृत किया। अब देखो एक्वायर हम कई तरीके से कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, हम लीज पे ले सकते हैं कोई टेरिटरी, है ना, हम कनकर कर सकते हैं, है ना, मान लो आक्रमण करके हमने ले लिया, तो कई तरीके से ले सकते हैं हम लोग, है ना। सो ये इन सब टेरिटरीज के नाम हम कहाँ रखेंगे, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में, ओके। सो ये बात इससे संबंधित हुई। अब 2 शब्द आते हैं आपके लिए, एक शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और दूसरा शब्द है टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या अंतर है दोनों में, यदि मैं बोलूं कि इनमें से बड़ा कौन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स या टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट बड़ा है, क्यों, क्यों टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों, एक्चुअली, है ना, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ स्टेट की बात की जा रही है ना, ये राज्यों का संघ है, यहाँ तो यूनियन टेरिटरी की बात की नहीं, ना तो अधिकृत क्षेत्रों की बात की है ना, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में सब आएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया यदि मैं इस तरीके से लिख दूं इसको, यदि मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहां पे लिख लूं यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, केवल और केवल ओनली क्या आ रहा है, स्टेट्स आ रहे हैं ना, इसमें केवल और केवल स्टेट शामिल है, और वहीं पे लिख दूं मैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा, इसमें आपके स्टेट भी शामिल हो जाएंगे, है ना, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हो जाएंगे, और एक्वायर्ड टेरिटरी भी शामिल हो जाएंगे, तीनों शामिल हो जाएंगे, है ना, तो स्टेट, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया, नहीं आया, चलो ठीक है। सो अब फिर हमने क्या किया, वर्तमान की स्थिति बात करें तो कितने राज्य हैं हमारे देश में, और यूनियन टेरिटरी 9, 8 हो गए, मतलब क्या 8 ही हो गई ना, ठीक है, तब तो
अब देखो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है ना, इनके नाम आप लिख सकते हो चाहो तो। यूनियन टेरिटरी कौन, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली पहले अलग हुआ करती थी और दमन एंड दीव अलग हुआ करता था, दोनों को मिला दिया हमने। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में कर दिया है ना, तो JNK एंड लद्दाख। उसके बाद लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। तो 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज होगी। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ आपकी जो इनलैंड जो है टेरिटरीज कितनी है, मतलब जो मेन लैंड में है वो यूनियन टेरिटरी कितनी है। तो लक्षद्वीप तो है नहीं, बच्चों नहीं है, 2 नहीं है बस, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कुछ डिफरेंस है, वो हम देखना है। जो नॉर्मल डिफरेंस है वो, यदि आपसे बोला जाए यूनियन टेरिटरी और स्टेट में डिफरेंस बताओ, कैसे बताओगे। सो यदि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करें, सो जो स्टेट्स हैं वो अपनी उनकी खुद की सरकार होती है ना, जैसे जो जितने भी राज्य हैं उन्हें उनके यहाँ पे खुद की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब कुछ। सो वो अपनी सरकार के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी केंद्र सरकार के है ना, उसके बिहाफ पे एड्रेस की जाती है, उसके थ्रू एड्रेस की जाती है। सो ये याद रखना पहली बात। तो वहां पे क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, प्रशासक जैसे बोलते हैं। सो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट होती है प्रॉपर। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, दिल्ली और पुदुचेरी है ना। सो दिल्ली एंड पुदुचेरी एक्सेप्शन। अभी उसका पूरा हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में क्या होंगी, नहीं लद्दाख में नहीं होगी, जम्मू एंड कश्मीर में होगी। जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा संख्या है तो इसी वजह से। सो अब स्टेट हैज मोर पावर, आपको पता है, क्योंकि उसके पास एक खुद की एक लिस्ट है, स्टेट लिस्ट। तो वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है। यूनियन टेरिटरी के लिए कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, यानी पार्लियामेंट बनाएगी। ये इसलिए भी जो है अलग अलग। स्टेट में प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर सकता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में, जैसे प्रेसिडेंट रूल होगा है ना। लेकिन यहां की बात करें तो यहां पे तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही सब कुछ शासन चल रहा है। यूनियन टेरिटरी में तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही शासन चल रहा है, तो ये याद रखना है। रिलेशनशिप विद सेंटर इज फेडरल है ना, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, इसीलिए फेडरल रिलेशन बनता है। लेकिन इसके साथ क्या है, इससे तो यूनिटरी रिलेशन बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंटर ही तो पावर एंजॉय कर रही है, ठीक है। सामान्यता ऐसा है, सामान्यता देखो हर केस में नहीं, कि यूनियन टेरिटरीज का एरिया कम है और यहाँ पे जो है आपका स्मॉल जो स्टेट है उनके एरिया ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर का तो वो गोवा से बड़ा है, तो इसीलिए मैंने बोला सामान्यता, हर कंडीशन में नहीं है, ठीक। सो ये बात याद रखना। अब 2019 में आप देख रहे थे कि क्या बन गए, 2 नई टेरिटरीज बनी हमारी, है ना, 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी। इस एक्ट का नाम याद रखना, क्या हुआ था उसका एक्ट का नाम, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ 2019। इसके थ्रू क्या हुआ, 2 नई यूनियन टेरिटरीज बन गई, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, द नेम ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड द territories covered by each them has been described in first schedule of the constitution। इसमें कुछ नई बात नहीं है, वही वाली बात है। The country's possessions can be added to the constitutional amendment, जो है constitutional amendment, यानी कि मान लो हमें कोई देश, किसी देश से कोई जो है किसी टेरिटरी को जोड़ना है ना, किसी टेरिटरी को हमें जोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी हम किसी दूसरी टेरिटरी को जोड़ सकते हैं। या फिर हमें किसी दूसरे देश को अपनी टेरिटरी देना है तो भी हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब संविधान में एक संशोधन हुआ
10वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो उससे पहले एक और संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, है ना, जो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रिओगनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट, है ना, रिओगनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट आया था ना। तो उस एक्ट में क्या कितने राज्य थे, कितने यूनियन टेरिटरी? नो, पक्का? ठीक है, 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी। 6 थी कि 8 थी? कंफर्म करना, अभी कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है, शायद 6 ही है, तो अभी आ जाएगा यदि नोट में भी होगा क्या। सो ये बात हो गई। अब देखो जब 10वां संविधान संशोधन हुआ तो हमने क्या किया कि संविधान संशोधन करके पुर्तगाल के कब्जे में जो पोजीशन था दादर एंड नगर हवेली, उसको हमने भारत में मिला लिया। ठीक है, कब? 1960 में, सॉरी 1962 में। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन की बात हुई और फिर 12वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें हमने क्या किया, गोवा और दमन द्वीप को भी मिला लिया, है ना, 12वें संविधान संशोधन 1962 में ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाला एक्ट देखते हैं तो उसमें तो सर अपनी कंट्री के अंदर की स्टेट को तो हमने छेड़खानी की है, उसमें सर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी क्योंकि आर्टिकल 2nd, 3rd एंड 4th को मिलाने से तो वो 7वें संविधान संशोधन में उसके लिए रिकमेंडेशन था कि रिओगनाइजेशन ऑफ स्टेट हमें करना है, फिर हमने एक एक्ट बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सो ये बात क्लियर हो गई। अब पुदुचेरी को भी हमने कब मिलाया, ये मिलाया हमने बेसिकली 1954 में। ठीक है, फ्रांस की सरकार से हमने इसको लिया था, फ्रांस के पास था पुदुचेरी, सो इसको हमने मिला लिया। उसके बाद सॉरी द पुदुचेरी टुगेदर द कराईकल, माहे एंड यानम वर एडेड seceded टू द इंडिया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1954। उसके बाद 62 में क्या हुआ, 62 में देखो बहुत सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं इससे संबंधित, है ना। सो 14वां संविधान संशोधन हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, किसको? पुदुचेरी को, कराईकल को और माहे को। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 2। अब आर्टिकल नंबर 2 मेनली 2 बातें करता है। क्या करता है? एक तो आप नए राज्य का एडमिशन, मतलब एक राज्य का एडमिशन कर सकते हो। एडमिशन मतलब क्या है कि अभी तक वो भारत का हिस्सा नहीं है ना, फिर आप भारत में मिला रहे हैं। जैसे सिक्किम को हमने एडमिट कराया ना, सिक्किम को हमने क्या किया, अपने देश से मिलाया है ना, उसका एडमिशन किया है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, टू एस्टैब्लिश। तो नए राज्य की हम स्थापना भी कर सकते हैं। कोई नया राज्य बनाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नया राज्य बना सकता है। और ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। ठीक है, हाँ उन्हीं से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। देखो जैसे जब हम इंटरनल रीअरेंजमेंट करते हैं ना, तो आर्टिकल 2 और 3 दोनों का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं कि टेरिटरी को घटाना, अभी समझो ना, आंध्र प्रदेश की टेरिटरी घटाई ना हमने, तभी तो हमने तेलंगाना बना। तो आर्टिकल टेरिटरी घटाने का अधिकार कहाँ पे? आर्टिकल 3 में, है ना। और नए राज्य बनाने का अधिकार कहाँ पे? 2 में। तो दोनों का यूज हुआ है साथ में। सो इन आर्टिकल इन 1974 द सिक्किम असेंबली पास द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट। अब वहां की सिक्किम की असेंबली थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया था अपने यहाँ पे कि हमें भारत में मिलना है, क्योंकि भारत के साथ ऐसे तो वो अलग थलग पड़ जाते, उनका विकास उस हिसाब से हो नहीं पा रहा था। तो स्पीडी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक प्रयास किया कि हम भारत में मिलते हैं। ठीक है, सो एक्ट एम्पावर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टू सीक पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम इन इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस एक्ट में क्या बोला गया कि भाई साहब जो सिक्किम है वो भारत की राजनीति में अपना पार्टिसिपेशन करे, और करेगा तो उसके फिर इंडिया जैसे विकास कर रहा था ये भी विकास करेगा। अच्छी बात है। ये इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ 1974 में, है ना। 1974 में ही एक संविधान में संशोधन होता है, और संविधान संशोधन नंबर 35वां 35th। और हमने क्या किया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट यानी सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया।
एसोसिएट स्टेट यानी सहयोगी राज्य का दर्जा। अब हम संविधान को जब देखते हैं तो सहयोगी राज्य की बात तो कहीं तो की नहीं गई, हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब इस तरीके की तो कोई बात की नहीं गई एसोसिएटेड स्टेट। इस पे हल्ला हुआ है ना, होना ही था, विपक्ष ने खूब हल्ला किया इस बात को लेकर के कि ये आप नया क्या लेके आ गए हो। तो फिर से संविधान में एक संशोधन किया, 36 संविधान संशोधन, ठीक है, 36 संविधान संशोधन। तो इन्होंने बोला कि एसोसिएट स्टेट नहीं, हम क्या करते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं आपको, कंप्लीट स्टेट। और ये कब हुआ, 1975 में, वो हो रहा था 74 में, ये 75 में, ठीक है। अब सिक्किम को बना दिया पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है। तो ये याद रखना, कौन से संविधान संशोधन से, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, अच्छी बात है। अब सिक्किम हैज बीन एडेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट, पूरा राज्य बन गया है ना यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ संविधान संशोधन है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके लिए, सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रोविजन किए, है ना, विशेष प्रोविजन के माध्यम से हमने उसको स्थान दे दिया संविधान के आर्टिकल 371F में, है ना। और सिक्किम को हमने कुछ विशेष छूट दे करके, कुछ विशेष प्रावधान के माध्यम से, सम स्पेशल प्रोविजंस के साथ हमने उसका एडमिशन कर लिया। देखो क्या लिखा है, एडमिशन, है ना, एडमिशन ऑफ सिक्किम, हमने एडमिशन कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, संविधान का आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 3 की बात करते हैं। सो यहां पे क्या लिखा है, ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ। इस शब्द का मतलब समझते हैं, पार्लियामेंट कानून बना करके, यानी अपने मन से नहीं, ऐसे नहीं कि पार्लियामेंट ने कह दिया और हो गया, है ना। पार्लियामेंट कानून बना करके क्या क्या कर सकती है ये बता रहा है। पार्लियामेंट जो है कानून बना करके फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। अब समझो इसमें बहुत सारा है, पूरा रीजन इसमें आ जाता है। क्या कह रहा है कि एक नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं हम लोग, है ना। नए राज्य की स्थापना कैसे, या तो हम क्या कर दें कि एक स्टेट से कुछ टेरिटरी को सेपरेट कर लें, है ना, या फिर हम दो राज्यों की कोई टेरिटरी को हम क्या कर दें, यूनाइट कर दें, या फिर हम किसी पर्टिकुलर टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्टेट, यानी हम किसी भी स्टेट का कोई भी हिस्सा, किसी भी स्टेट का कोई भी हिस्सा जोड़ करके हम नया राज्य बना सकते हैं। और इसी के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी की भी पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, ठीक है। सो वो इम्प्लिसिट है इसमें, ठीक है, सो ये याद रखना। और क्या कर सकता है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है। अब जब बात आएगी राज्य का एरिया बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी, किसी का कम करेगी, है ना, क्योंकि ये आर्टिकल जो 3 है ना वो इंटरनल रीअरेंजमेंट की बात करता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट, है ना। वहीं पे दूसरा आर्टिकल, जैसे अभी जे आर्टिकल दूसरे में हमने पढ़ा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अभी जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया, हो सकता है कि हम उससे बाद में स्टेट का दर्जा दे दें, तो हमने क्या कर दिया, इंटरनल अरेंजमेंट किया है ना, इंटरनल अरेंजमेंट किया। जो आर्टिकल मतलब सॉरी, हाँ वो इंटरनल अरेंजमेंट किया इस एस्टेब्लिशमेंट से। यदि मैं एडमिशन की बात करूं, है ना, एडमिशन की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से किसी राज्य को मिला रहे हैं। ये क्या बात करता है, आर्टिकल 3 में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अरेंजमेंट की बात की जा रही है कि राज्य को घटाओ बढ़ाओ, एरिया घटाओ बढ़ाओ, है ना। सो ये क्या क्या कर सकता है, एरिया घटा भी सकता है, किसी भी राज्य के एरिया को कम भी कर सकता है, किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकता है, और किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकता है, ठीक है। नाम बदलने की भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। क्या कोई नाम बदले गए हैं, कौन से, जैसे ठीक है, कर्नाटक का क्या नाम था पहले,
ठीक है, तो लक्काद्वीप है ना, तो और ठीक है, तो मेन बात समझ गया ना। तो आर्टिकल, अब देखो जब आर्टिकल 2 में ये बात बोली गई है कि जब आप नया राज्य बनाओगे, जब आप नया राज्य बनाओगे तो आपके लिए ना कुछ करना पड़ेगा। 2 कंडीशंस बताई गई कि कैसे तुम नए राज्य की स्थापना कर सकते हो। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि ये बताओ संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्य को बनाने की कंडीशंस लिखी हैं, ठीक। अब 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जब कोई राज्य बनाओगे, जब नया राज्य बनाना है तो उससे संबंधित जो विधेयक आएगा, है ना, वो कहां बात जाएगा, उस पर रिकमेंडेशंस, पहले सिफारिश लगनी चाहिए किसकी, राष्ट्रपति की, है ना। सो द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पहले ही राष्ट्रपति से रिकमेंड करा लेना है, सिफारिश करा लेना है ना? और यहां पे स्पष्ट बात लिखी है कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है बिल और राज्यसभा में भी, ठीक है। यानी नए राज्य को बनाने का विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आ सकता है, ये बात याद रखना है। कई बार हम लोग भावुक हो जाते हैं ना, तो इसीलिए भावुक नहीं होना है कि लोकसभा में ही आएगा, ऐसा दोनों में हो सकता है, ठीक है। सो ये बात होगी। दूसरी शर्त क्या है कि जब आप नए राज्य को बनाओगे तो जिन राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं उन राज्यों को क्या करना पड़ेगा, आपको सूचित करना पड़ेगा, उन राज्यों को आपको बताना पड़ेगा। सो द प्रेसिडेंट शैल बिफोर गिविंग द रिकमेंडेशन refers to bill the legislature of the states which is going to be affected by the change proposed in the bill। so क्या किया जाएगा, जिस भी यहां पे रिकमेंडेशन देने से पहले क्या करेगा प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन बाद में देगा, रिकमेंडेशन देने से पहले क्या करेगा कि ये राज्यों की लेजिस्लेचर को भेज देगा, जिन भी राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी राज्य यहाँ जो है अफेक्ट हो रहे हैं इससे। मान लो आपने 2 राज्य का एरिया घटा करके एक नया राज्य बना रहे थे, तो आप दोनों राज्यों की लेजिस्लेचर को ये विधेयक भेजोगे। अब विधेयक क्या, जो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट एक्सप्रेस इट्स व्यू, उसको अपने व्यूज देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ, जो भी बोलो बोलो कुछ भाई साहब, है ना। तो आपको क्या करना, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं उस बिल पे, ठीक है, अपने बिल पे व्यूज एक्सप्रेस कर दे। अब मान लो इन्होंने बोला है, दोनों राज्य ने बोल दिया कि भाई साहब मुझे ये चीज पसंद नहीं है राष्ट्रपति जी आपकी बात, तो अभी राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा। मतलब राष्ट्रपति इन दोनों राज्यों की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तर्क दिया गया है, जो उनके द्वारा बातें बताई गई हैं, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, याद रखना। so it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in the parliament। अब इसका मतलब क्या है गुरुजी, अब देखो होगा क्या, यहां हमने राज्यों से कंसेंट ली, उन्होंने जो बोला सो ठीक है, राष्ट्रपति को मानना है तो ठीक है, उसमें वो बातें मान लेंगे, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर राष्ट्रपति अपनी रिकमेंडेशन देंगे, फिर अपना जो जिस भी सदन में आया, लोकसभा या राज्यसभा में, वहां वोटिंग होगी, वहां पे अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। अब उसमें राज्य में क्या है, अब देखो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा तो बैठे ही है यहाँ पे, राज्यसभा राज्यों की सभा है, तो हो सकता है यहाँ पे राज्यसभा कोई संशोधन करे या लोकसभा भी उस विधेयक में कोई संशोधन करे, तो कर सकता है। अब ये जो संशोधन होंगे ना, अब फिर से, अब यदि मान लो कोई संशोधन हुआ इसमें, तो अब ये फिर से राज्यों को बताने की जरूरत नहीं है, बार बार उन राज्यों को नहीं बताएंगे, बस एक बार बताएंगे, बार बार उन राज्यों से नहीं बोलेंगे कि इसमें हमने ये अमेंडमेंट कर दिया है, सिर्फ एक बार करना है, ठीक है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज नो रेफरेंस नीड टू मेड इन द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर टू ascertain its view and parliament can itself take action as it deem fit। यानी यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा जरूरी नहीं कि वो राज्यों को बताए, है ना। मान लो हमें किसी यूनियन टेरिटरी का कोई एरिया लेकर के, इतना सा एरिया यूनियन टेरिटरी का लेना है और हम इस नए राज्य में लाना है ना, तो हम इस यूनियन टेरिटरी से कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि तो ऑलरेडी केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रही है, तो पार्लियामेंट जो डिसाइड कर लेगी वो ठीक है। इसके लिए यूनियन टेरिटरी के लिए कोई भी ऐसा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है।
स्टेट के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल व्यवस्था है, फेडरेशन है हमारे यहाँ, इसीलिए। सो ये बात हमारी क्लियर हुई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो आर्टिकल 4 है वो क्या कहता है, संविधान का जो आर्टिकल 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है सर जो आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ना, आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी आपने अमेंडमेंट किए हैं, समझ रहे हैं आप? नहीं, उधर बाद में पढ़ लीजिए। आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट आपने किए हैं तो उनको हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहलाएगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करना जरूरी नहीं है नए राज्य को बनाना है। नया राज्य यदि बनाना है तो संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं है, मतलब संविधान में संशोधन होगा लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि संशोधन तो होगा ही। जब नया राज्य बनेगा तो फिर हम संविधान की अनुसूची नंबर 1 में तो बदलाव करेंगे ना, और 4 में भी करेंगे, क्योंकि राज्यसभा की सीटें उसमें चेंज होनी है, होनी है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन उसके लिए आर्टिकल 368 का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि आर्टिकल 368 में जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन हम जब राज्य बनाएंगे तो वो हम साधारण बहुमत से भी बना सकते हैं, है ना। तो राज्य को बनाने का विधेयक कैसे पास होगा, याद रखना सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, पहली बात, है ना। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और राज्य को हमें रिफर करना है, राज्य की लेजिस्लेचर को। दूसरी बात यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात बोली कि इसे आर्टिकल हमने क्या नहीं बोलेंगे, आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसे हम संविधान संशोधन अधिनियम नहीं मानेंगे, ये बात बोलेगी। सो एनी लॉ रिफर्ड इन आर्टिकल 2 and 3 shall be the contains such provision of the amendment of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect। तो इसमें बदलाव होगा, यही सब बातें हो रही है, ठीक है। सो ये इसकी आर्टिकल नंबर 3 की बात है। इट मीन्स दैट दिस कैन बी पास्ड विदाउट रिस्टोरिंग स्पेशल मेजोरिटी। हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, कैसी जरूरत है, नॉर्मल मेजोरिटी, है ना, सिंपल, जिसे हम लोग बोलते। और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, क्या क्या प्रेजेंट, हाँ, तो ये याद रखना है ना। सो मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग याद रखना है, ठीक है, मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। सो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से वोट कितना कर रहे हैं, जितना वोट कर रहे हैं उसका 50% + 1, ठीक है। सो ये सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से ये एक क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक ये ऑर्डिनरी प्रोसेस है ना। कैसी है, एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है। सी सुप्रीम कोर्ट होगा ना, सी क्यों होगा, सवाल सही से नहीं पढ़ा था ना, है ना। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात ही नहीं हुई पूरे लेक्चर में, है ना, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा मुझे एक बात बताओ कमेंट करके कि क्या हम इस पे एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, नए राज्य को बनाने के लिए क्या हम ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। इस पे हम ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, ठीक है, इस बात को याद रखना। वो इमरजेंसी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन को बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जब कानून की, राज्य बनाना कोई इतनी इमरजेंसी थोड़ी होती है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, बताओ, पक्का, ठीक है, ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर, है ना। अब देखो यहां पे एक बेरूबारी वाला केस है, आपको याद होगा बेरूबारी क्या है, एक जगह है, ठीक है, एक एनक्लेव है जो कि बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ना, यही है। तो इसके चलते हुआ क्या कि सबसे पहले हुआ क्या इसमें
कि 1958 में एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। कब? 1958 में, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेहरू नून एग्रीमेंट। ये सब पढ़ा है आप लोगों ने ना, तो फिर इससे आगे चला जाएगा फिर, यदि ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आपने पढ़ा है, तो फिर मुझे लग रहा है फिर हम लोगों को इससे आगे टॉपिक कहाँ तक पढ़ा दिया था। आर्टिकल 14 मतलब हमने तो सर नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 14 से पहले जैसे मेजोरिटीज क्या होती हैं, ये सब स्पेशल चीजें उन्होंने ऑलरेडी बता दी। अच्छा अच्छा, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सर कि सरकार कुछ लॉ के लिए सब लोग इक्वल हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, सबको एक ही तरह से ट्रीट करेगा लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन में सर चाहे प्रोटेक्शन भी देगा सर दोनों लोगों को इक्वली, अगर किसी को कोई जरूरत है। इन दोनों? सर नॉर्मल पीपल हो या कोई स्पेशल, वो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में भी वही है सर उसमें क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन। मतलब कि अगर आप पर कोई क्राइम, आपने क्राइम किया है, उसके बाद आप पर अगर क्राइम अभी तक नहीं पूरा हुआ है कि भाई अभी तुमने क्राइम है वो तुमने किया है नहीं किया है, उससे रिलेटेड। वो तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल क्या हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ के कुछ? क्या क्या है आर्टिकल 260 में? प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनके लिए अपने पद में होते हुए उनपे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ऐसे पुलिस कार्रवाई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता है मतलब, है ना? अरे कौन सी क्लासेस? अच्छा, यूपीपीसीएस की क्लास कोर्स को लेके। तो अभी तो एक्चुअली एक नॉर्मल क्लास चल रही। हाँ, और बच्चे नहीं आ पाए मैडम? चले किस समय पे? क्यों? चलो ठीक है। अभी कर दीजिए। सो देखो ये बेसिकली हम लोग नेहरू नून एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। सो नेहरू नून एग्रीमेंट में क्या हुआ कि इन्होंने, यानी नेहरू जी के बीच में और उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और बेरूबारी टेरिटरी को दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर से वही संसद में हल्ला होगा। हल्ला ये होगा कि आप ऐसे कैसे दे सकते हो टेरिटरी, भारत की टेरिटरी है, भले ही वो उस पे जो है पाकिस्तान की पोजीशन में है या उस एरिया में, लेकिन आप ऐसे नहीं दे सकते हो, है ना। ऐसे तो आप धीरे धीरे सारी टेरिटरी दे दोगे, कभी कोई बोलेगा कभी कोई बोलेगा। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई कि अब तुम्हें ना, जब भी किसी को टेरिटरी दोगे तो आपको एक संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ेगा, है ना। संविधान संशोधन अधिनियम होगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत। जैसे अभी अमेंडमेंट कौन सा हुआ याद है? 100वां संविधान संशोधन बेरुआरी केस में हुआ, वो भी कुछ एनक्लेव एक्सचेंज की हमने। अब जब संविधान संशोधन अधिनियम होता है, जब देखो आप कोई स्टेट को, जब आप कोई पर्टिकुलर टेरिटरी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी स्टेट की टेरिटरी से, तो इसका मतलब क्या है? आप फेडरल नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको राज्यों की सहमति भी जरूरी है ना। फेडरल नेचर से जब भी छेड़छाड़ करोगे, जब आप किसी भी लिस्ट में परिवर्तन करोगे, तब भी आपको जरूरी है ना। तो ये सब बात हुई यहाँ पे।
सो देखो ये सब हम, देखो ये तो कुछ नाम है ना, इस सब के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो मेन जो चीजें आज की हमें बात करनी थी, है ना, थोड़ी सी बात करते हैं यूपीपीसीएस के बारे में, है ना। यूपीपीसीएस का जो इस 60 दिन का प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बात करते हैं ना। अगले 60 दिन में क्या करना चाहिए आप लोगों को। आज से 60 दिन बचे हैं, नहीं बचे, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, अब तो 50 दिन मान लेते हैं मोटा मोटा, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं हम लोगों के। क्या आप लोग दे रहे हैं एग्जाम? आप तो दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं ना, तो क्या क्या तैयारी अभी, क्या विचार है अभी, कैसी तैयारी है? देखिए जीएस के जो मॉड्यूल्स हैं वो मैंने खुद से करे, ठीक है। से और टेस्ट सीरीज जैसे घटना चक्र जो है बस उन्हीं को लगाना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा, इसीलिए मैंने ये 60 डेज के लिए। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? शिवम गुप्ता। ओके, तो टेस्ट सीरीज किसकी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? मतलब टेस्ट सीरीज नहीं सर, मतलब सेक्शनल लगा रहा हूँ। अच्छा, आई एम नॉट केम इनटू एफएफटी। ओके तो ओके, घटना चक्र के मॉड्यूल्स आते हैं, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, गुड। क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस? पिछली बार दिया था? अच्छा, यूपी इससे पहले एक भी बार नहीं दिया? लास्ट ईयर में इसलिए नहीं पढ़ाई करी। ठीक है, उससे पहले कभी दिया यूपीपीसीएस? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो यूपीपीसीएस का एक नेचर है एग्जाम, वो अलग ही एग्जाम है ना, मतलब यूपीएससी और यूपीपीसीएस, मतलब यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है ना वो थोड़ा सा फैक्चुअल है। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा फैक्चुअल, इसका मतलब यह है कि पहले ज्यादा फैक्चुअल हुआ करता था, अब ये थोड़ा सा कम फैक्चुअल हो गया है। अब उतने ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अभी ये फैक्चुअल एग्जाम है। हमारे पास 50 दिन की रणनीति होना चाहिए, बहुत सॉलिड, उसमें कम से कम 2 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए। वो कैसे होगा? कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए। यूपीपीसीएस को आप यदि एग्जाम को देखो तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किससे पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स से, है ना। तो यदि करंट अफेयर्स की बात करें, देखो यूपीपीसीएस का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है करंट अफेयर्स में, वो कहीं से भी वो ये भी सवाल पूछ देते हैं कि सबसे बूढ़ा पंचायत में चुनाव किसने जीता, मतलब पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें सबसे बूढ़ा कौन था, मतलब ऐसी चीजें हैं। हाँ, बहुत स्पेसिफिक जो कहीं मिलेंगी नहीं आपको जल्दी से, तो उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। वही वाली बात है ना, हमेशा जब यूपीपीसीएस के बच्चों को बताते हैं तो सवाल पूछा जाएगा कुत्ते की पूंछ पे कितने बाल हैं, तो एक बार भले ही आप कुत्ते की पूंछ के बाल याद कर लोगे तो अगली बार वो घोड़े के पूछ देगा, तो आप ये ऐसे सवालों का उत्तर कभी नहीं दे सकते हो, है ना। तो इन सवालों को हमें छोड़ना चाहिए। 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से, बहुत बड़ा वेटेज होता है 35 से 40 क्वेश्चन। यदि हम इस सेक्शन को कर लें ढंग से ना, इसका मतलब है कि 3 सब्जेक्ट को कवर कर लिया, क्योंकि पॉलिटी से 15-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट को जितना पढ़ते हैं उतना हमने करंट अफेयर्स को तो कभी पढ़ा नहीं। सच्चाई तो यही है। यूपीपीसीएस में सिलेक्शन नहीं होने का सिर्फ एकमात्र कारण रहता है कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। बाद बाकी तो आपको आता ही है सब कुछ, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है ना। सो मूल मंत्र यह है करंट अफेयर्स, जितना ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार थोड़ी वैकेंसी कम है ना, थोड़ी क्या काफी कम है, 250 वैकेंसी है इस बार, संघर्ष थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वही वाली बात है कि सिलेक्शन होने वालों का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि थोड़ी सी कम सीटें हैं तो जाहिर सी बात समस्या तो सबको होगी, थोड़ी सी कट ऑफ भी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी सो सबसे पहला हमारा आइडिया होना चाहिए कि कम से कम डेली 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, आज से 3 घंटे तो कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट का वेटेज है। इसको हल्के में आप ये सोचते हो ना कि मैंने तैयार कर लिया, ये भ्रम है आपका। आप कम से कम 2 मैगजीन कवर करो उसको, कम से कम 2 मैगजीन, है ना। उसके बाद लास्ट में जो दृष्टि वाली आएगी वो तो करना ही करना है, उसके पहले भी 2 मैगजीन, जैसे एक आप घटना सार ले सकते हो, इसके लिए लिया आपने, कौन सी ली है? सर मैंने जो सोचा था अभी तक का जो शेड्यूल मैंने यही बनाया था कि मैं अपनी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, खासतौर पे एशियन मेडिकल, आर्ट एंड कल्चर, इसके स्टैटिक पोर्शन को घटना चक्र के टेस्ट दे देके कवर अप कर लूं। ठीक है, करंट अफेयर में कोई मेरा ऐसा वही है सर, हाउ बुक और हाँ, नहीं तो करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा करना है, बिल्कुल, मतलब अंतिम रणनीति यही होनी चाहिए हमारी कि करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ एमसीक्यू भी सॉल्व करो,
और पढ़ना भी है साथ साथ। क्वेश्चंस खुद देखो, करंट अफेयर्स की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, यदि आप क्वेश्चंस डेवलप, करंट क्या पूरे एग्जाम की खासियत यही होती है, यदि आप खुद क्वेश्चन डेवलप करना सीखे, जैसे आपको लगता है ना यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में किसी भी एग्जाम की आप एक क्वेश्चन बनाओ उस टॉपिक से, आपको क्या लगता है कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप यदि एग्जामिनर होते तो क्या सवाल बनाते, आप खुद करके देखो। 2 दिन 10 दिन टफ लगेगा, लेकिन आप फिर देखोगे ना कि यार पूरे के पूरे सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। तो करंट अफेयर्स में भी जब हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं चीजों को ना, तो हमें क्या करना होता है कि छोटे छोटे बुलेट्स याद रखने होते हैं। हमें याद रखना होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से सवाल पूछा जा सकता है, मतलब आप हाईलाइट करते हो ना, ऐसे अंडरलाइन करते हैं हम लोग, वो क्यों करते हैं, इसीलिए ना कि हमें लगता है कि बस हम लोग करते क्या है ना कि अंडरलाइन करके भूल जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी बुक अंडरलाइन कर देते हैं। तो फिर अंडरलाइन ही क्यों, जब पूरी बुक करनी थी अंडरलाइन, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ। सो 35 से 40 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आते हैं, ये तो आपको करना ही करना है। बैकग्राउंड क्या है आपका, साइंस, ठीक है, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट तैयार करना है, वो साइंस करना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका साइंस तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छा, और उसमें भी स्पेशली बायोलॉजी है ना। 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा बायोलॉजी के अकेले पूछे जाएंगे, और ज्यादा 15 भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली यहाँ पे आ जाएंगे करंट अफेयर्स में सब, वो टेक्नोलॉजी वाले जो सवाल है ना वो इसमें कवर हो जाएंगे। सो आपको साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस कहाँ से पढ़ोगे, लूसेंट से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। लूसेंट भी कौन सी, साइंस वाली लूसेंट से, साइंस की स्पेसिफिक लूसेंट आती है ना, तो आपको वो वाली लूसेंट लेना है। उसके जो पीछे वाले पेज है ना लास्ट में, रिवीजन वाले, बहुत सारी चीजें उसमें पॉइंट वाइज चीजें छोटी छोटी लिखी, जितनी भी टेबल्स हैं वो सब याद कर लो, सारी की सारी टेबल्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे सर। अब जैसे सबको पता है कि यार डिसीज से वो सवाल पूछता है, अब फिर भी हम डिसीज नहीं याद करें तो हमारी गलती है ना। विटामिन से वो सवाल पूछता है, फिर भी हम याद नहीं करें तो गलती है कि नहीं। हार्मोन से वो सवाल पूछता है, तो हम नहीं याद करें तो गलती है। आपको रटे होनी चाहिए चीजें कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। स्पेसिफिक वो है जैसे आपने बताया डिजीजेस से, हाँ टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना एग्जाम का पैटर्न, आप एक काम करना, आज आप लोग यदि आप दे रहे हैं तो 10 साल के पेपर उठाना, घटना चक्र नहीं, 10 साल का अनसॉल्व पेपर ले लेना कोई, है ना, मार्केट से। थोड़ा खर्चा हो जाता है तो करते रहो, पढ़ाई में खर्चा करना चाहिए मुझे लगता है, और बाकी चीज़ से अच्छा है। सो 10 साल के घटना चक्र ले लो, या फिर मतलब अनसॉल्व ले लो, कोई भी शिल्पी का ले लो या किसी भी पब्लिकेशन का आता है, सो वो ले लो। उसके बाद फिर देखो कि ट्रेंड क्या है पेपर का। सवाल अभी 2019 के बाद ट्रेंड बदला है थोड़ा सा, 19 के बाद ट्रेंड ऐसे होता जा रहा है जैसे कि 2011 में और 12 में यूपीएससी का था। आप यदि कंपेयर करोगे पेपर को तो 2011 और 12 का जो यूपीएससी का पेपर था उसी तरीके से लगभग यूपीपीसीएस का पेपर हो गया। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा महारत है उसकी, उस एग्जाम में एक अलग बात है। यूपीपीएससी उस लेवल तक पहुंचने में बहुत उसको दिक्कत होगी, या तो वो सीधा कट कॉपी पेस्ट करे क्वेश्चन, तो एक अलग बात है, लेकिन खुद मेहनत करने में तो दिक्कत अभी भी करता है। कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी वाले रख देता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, यूपीएससी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइंस के क्वेश्चन आपको सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीडीएस के क्वेश्चन साइंस के लगाना है। जनरल साइंस सीडीएस में पूछी जाती है अच्छी, तो वहां से क्वेश्चंस आपसे सीधे सीधे आ सकते हैं। एक एग्जाम होता है सीएपीएफ का, यूपीएससी कराता है, उस एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। सो कम से कम 5 साल का 7 साल का ये पेपर सॉल्व करो। देखो फालतू की इधर उधर के जो हम लोग टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा ना कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो, सबसे अच्छा, क्योंकि ये फालतू के लोग हैं, ये सब के सब, ये जितने मार्केट में बैठे ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सिलेक्शन कराने वाले कोई नहीं है। बच्चा खुद ही मेहनत कर रहा है, खुद ही सिलेक्शन ले रहा है ना। वो जबरदस्ती का टफ पेपर बना देता है इसलिए कि तुम कर ना पाओ, और फिर तुम उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसका सीधा सा मंत्र है ना। सो वो टफ नहीं, हमें टफ से नहीं हमें एग्जाम में सवाल, जब हमें पता है कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, जब हमारे पास वो सोर्स है, तो हम फालतू के सोर्स को क्यों यूज करें। आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगाओ। करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हो इधर उधर, जो भी चीजें आप करना है करंट अफेयर्स के लिए करो, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए रिलाय मत हो। ये बड़ी बड़ी कोचिंग जो है सब बेवकूफ बना रहे,
सच बता रहा हूँ, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आपको लग रहा है सर आप इतने से 4 बच्चों को बैठा के 3 बच्चों को इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। आप देखो ना, मतलब मैं एक बड़ी कोचिंग का 3 बार टेस्ट सीरीज लगाया, 3 साल कंटिन्यू, 3 साल, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल फायदेमंद नहीं, एक भी सवाल वहां से नहीं आता है। अब वो प्रचार करेंगे, अलग बात है कि ये यहाँ से आया, यहाँ से आया। आप ये समझो कि यदि आपने पूरा इतना सारा कंटेंट दे दिया और बोलोगे सर ये शब्द यहाँ से मिल गया है, वो सवाल मिला कि नहीं मिला, ये बताओ ना। तो पैसा मिलता है ना उनको, आप भी बताओगे इसमें क्या है भाई, आप भी बताओगे पैसा मिलेगा आपको, 1 करोड़ रुपए मिलेगा, 50 लाख रुपए मिलेगा, तो बताओगे ना। दृष्टि तो सीधा मतलब बोल रखा है कि 1 करोड़ रुपए देंगे जो भी यूपी जो है टॉप करेगा, वहां पे टॉपर के लिए, ऐसा करके सबको देते हैं पैसे। कुछ वैसे नहीं देंगे तो आप कहो नहीं नहीं मुझे फोन पैसे नहीं चाहिए, आईफोन मिल जाएगा, अच्छा नया वाला लेटेस्ट वाला। सब लोग झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। जो इंटरव्यू, जैसे मेरा फ्रेंड एक IAS, उसने किसी भी कोचिंग में नहीं गया, वो ALS में उसने कोचिंग की थी, लेकिन वो उसने कहीं नहीं बोला कि सब इसने ही बेवकूफ बनाया, मुझे इतना ज्यादा पैसा ले लिया लेकिन बेवकूफ बनाया, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया। सब ने पैसा देने की बात की। वही चीज यही होता है कि जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत भटकना है इन सब चीजों के चक्कर में, ये ना रद्दी मत खरीदना, रद्दी है सब, रद्दी रियल बता रहा हूँ। अपनी किताबों को रिवाइज करो, रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। जैसे आपके पास स्पेक्ट्रम है, मल्टीपल रिवीजन कर लो, 20 रिवीजन कर लो। जो आप एक टेस्ट सीरीज लगाओगे ना फालतू, इससे बढ़िया है कि उसमें एक रिवीजन कर दो आप स्पेक्ट्रम का, क्योंकि सवाल वहीं से पूछने हैं, कंटेंट वही है। 2 4 6 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो अलग आएंगे, 10 हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो 90 बहुत है ना। नहीं मतलब इसकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी एग्जाम का 100% मान लें तो उसमें 10% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुमने नहीं सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुने होंगे, क्यों 100% के लिए भाग रहे हो। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि यूपीएससी में कोई टॉपिक यदि आपको सबसे कठिन लगता है छोड़ दो उसको, कौन सा वही सवाल पूछा जाना यार, क्यों परेशान हो इतना। आप वहां पे जिद्दी क्यों बन जाते हो, नहीं सर ये मुझे आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरे सिलेबस को कह दो नहीं आना चाहिए तो गंभीर स्थिति हो जाएगी ना। तो मतलब बहुत सटीक रणनीति रखो, लिमिटेड रिसोर्स रखो। आपके रूम में ना ज्यादा से ज्यादा 10-12 किताबें होनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है तो जो फालतू की किताबें सबको फेंक दो, बेच दो, कोई यूज नहीं उनका। आपके पास गिनी चुनी किताबें, आपको M लक्ष्मीकांत होना चाहिए, आपके पास स्पेक्ट्रम होना, जो मेन किताबें, बाकी कोई किताबें आप उठा के भी नहीं देखते हो, क्योंकि ईमानदारी से जो सच है सो सच है। और उनको रिवाइज कर दो कई बार, जितना रिवीजन होगा उतना फायदा होगा, जितना रिवीजन होगा। आप M लक्ष्मीकांत से अभी भी सवाल पूछते तो गलत होते हैं ना, इसका मतलब M लक्ष्मीकांत तैयार नहीं है हमारी, हमें M लक्ष्मीकांत तैयार करना है ना, इसका मतलब पहले उसके लिए रिवीजन चाहिए। स्पेक्ट्रम से सवाल पूछेंगे नहीं है तैयार, तो क्या मतलब होगा इसका, यही मतलब होगा ना कि वो तैयार नहीं, उसको करना है। तो उन्हीं किताबों को पहले महारत हासिल कर लो। आप क्या करते हो, मार्केट में अच्छी कवर वाली किताब आई तो बस ले लेते हैं, ऐसा खर्चा नहीं करना है, ऐसा खर्चा नहीं करना। वो तो आप रद्दी खरीद रहे हो, वो रद्दी में ही बिकेगी, ये बात क्लियर है। आप, मैंने खुद बेची है हर साल, मतलब ये समझो खूब रद्दी बेचता था, क्योंकि मेरे पास पुरानी किताब में रखता ही नहीं हो, वो बेच देता हूँ, क्या मतलब उसका, फालतू क्योंकि। सो हमें मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो भी आपके पास सोर्स है ना उसको रिवाइज करो, रिवाइज एंड रिवाइज। फालतू के ज्यादा सोर्स मत उठाओ, 10-12 किताबें, 15 किताबें मैक्सिमम, मेंस के सब मिला करके 15 किताबों में सब मामला सिमट जाएगा आपका। छोटे छोटे, जैसे आपने IR के नोट्स लिए तो आप एक किसी कोचिंग का नोट ले लिया, बस खत्म। अब उसके लिए ये मत सोचो यार इसका और अच्छा है, इसमें थोड़ा और कर, क्यों फालतू में चक्कर में पड़े। आप उतना ही तो कर लो, उसको याद तो कर लो। सबने इतनी मेहनत तो की है, वो कोचिंग वाला मेहनत कर रहा है ना, वो स्टैटिक पोर्शन उसने ठीक ठाक बना के रखा है, सो आप उससे इतना कंपाइल कर दिया, उतना ही कर लो। ऑलरेडी कोचिंग वाले ये सोचते हैं कि कुछ छूट ना जाए, ताकि मैं क्लेम कर सकूँ कि मेरे से आया, तो एक कोचिंग का ही सफिशिएंट है उसका। जैसे सबका एक, जैसे इंडियन सोसाइटी का एक कोचिंग का ले लो, कोई एक का लो बस अकेला, सबका एक नोट्स लो बस, और उसके बाद वही पढ़ो। कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बोला जाएगा आपके राम आहूजा पढ़ लो आप सोशल उसके लिए,
क्यों पढ़ोगे यार? सोशल इश्यूज के लिए कोचिंग वालों ने इतनी मेहनत कर ली, उसने राम आहूजा पढ़ के हमें अच्छे से बता दिया, तो क्यों टेंशन लोगे? अब हमें खुद हीरो बनना है कि नहीं, हम राम आहूजा पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा है, इस कोचिंग वाले ने सही लिखा है नहीं लिखा है, उसको टेस्ट करेंगे तो अलग बात। अल्टीमेटली मेंस में वो यही देखते हैं कि आपका ओपिनियन कैसा है। हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए, आपको ओपिनियन आपका कभी नहीं बदलेगा, आप कितनी भी किताबें बदल लो, पढ़ लो, आपके पास फैक्ट है कि नहीं, आपको ओपिनियन में डालना है उसको। बाद बाकी क्लासरूम से आपका ओपिनियन बनता है, नोट से आपका कभी ओपिनियन नहीं बनेगा। भूल जाते हैं ना यार हम लोग, कहाँ से ओपिनियन, कितना बिपिन चंद्रा पढ़ ले, कहाँ ओपिनियन हमारा याद है, क्या ब्रिटिश का था, हमारा क्या था, बस कुछ फैक्ट याद रह गए, हो गया। ओपिनियन क्लास से बनता है आपका, क्लास का इतना रोल रहता है बस, क्योंकि वहां पे एक सोचने की वो बनती है कि किस दिशा में सोचना है आपको। किताबों से वो सोचने का वो नहीं बन पाता है, डायरेक्शन नहीं बनता है, क्लास से ये डायरेक्शन बनता है कि हमें एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे कैसे सोचना है चीज़ों, अपना जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ना है, वो तरीका पता चलता है। बस क्लास का 10% रोल है सफलता में आपके, बस इतना ही है। आप ये समझो कि कोई कोचिंग सिलेक्शन आपका कराएगा, ये तो भ्रम है हम लोगों का, ठीक है, क्योंकि कोचिंग वालों को खुद ही नहीं पता है, वो भी हवा में तीर मार रहे हैं। सोचो ना, वो इतना सारा सिलेबस पढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो फिर अब वो बोलेंगे हमारे से आया। यही चीज होती है, सटीक बात है। जैसे मैंने पिछली बार 500 क्वेश्चंस दिए, 500 क्वेश्चन दिए सिर्फ यूपीपीसीएस मेंस के लिए, हर पेपर में 18 क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे आए। ये सटीकता होती है कि आप सटीक कैसे सोच रहे हो, वो उसका तरीका है। आपको काम करना होता है, आपके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे काम करना होता है ना। सो कि ये सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो करना होगा। अब वो सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, सीधी सी बात है। वो आपको करना भी नहीं चाहिए इतना, जब आपको ऑलरेडी मटेरियल मिल रहा है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आपका प्रीलिम्स 8 दिन में हो सकता है, बस आप ये पढ़ो। आप इस चीज को ना 5 दिन टेस्ट करो कि जितना मैंने बोला उतना सेगमेंट पढ़ के उस सेगमेंट के क्वेश्चंस लगाओ, फिर देखो सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं तो सीधा सा चैलेंज करता हूं कि देखो भाई साहब, पहले पढ़ो जैसा मैं बोल रहा हूं, उससे फायदा ना हो तो फिर बताओ। जो कंटेंट बोल रहा हूं उससे सवाल ना आए तो फिर बताओ, सवाल पूछे जाएंगे वहीं से। और वही वाली बात है ना कि हम 50-100 लेक्चर लेके फिर मैं बोलूं पॉलिटी से क्वेश्चंस मेरे नोट से आए, है ना, तो ये नहीं है। हम 40-50 घंटे में जो दे पाए आपको, उससे क्वेश्चंस आपके पास मिल जाए तो फिर लगता है कि हाँ हमारा टाइम बचा। 18 महीने का कोर्स यूपीएससी का करके क्या करोगे। खैर, सो एक तो साइंस में फोकस करना, और उसके बाद इसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अभी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, पहले इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे एनवायरमेंट से। सो एनवायरमेंट में हमें स्पेशली, अब देखो एनवायरमेंट में सवाल कहाँ से पूछ रहा है, वो एक्ट से सवाल पूछ रहा है। आप एनवायरमेंट की थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया आपने, यूट्रोफिकेशन से लेके पता नहीं, खैर यूट्रोफिकेशन का तो सवाल पूछा भी है आपने, अंदर पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल सिंपल सा पूछ देता है। तो पहले वो सिंपल चीज भी तो कवर हो जाए आपकी, है ना, नॉर्मल चीजें भी तो कवर हो तभी होगा। सो ये चीज हो गई। उसके बाद साइंस एनवायरमेंट करने के बाद हिस्ट्री सबसे लास्ट में करना। देखो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आप उसमें फंसे हैं, सब के सब हिस्ट्री में फंसे, हिस्ट्री में फंसे हैं, पॉलिटी में फंसे। जब भी आपका पढ़ने का मन करता है क्या उठाते हो, पॉलिटी किताब ना, लगता है हो जाएगा बस। और उसमें भी हम फंडामेंटल राइट तक पढ़ते हैं और फिर रख देते हैं, तो वो तो मुझे पता 2 दिन वो जोश से एकदम 2 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, 2 दिन में जोश खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा तरीका गलत है। बार बार मैं बोलता हूँ, हमारा पढ़ने का ही तरीका गलत है। हम सिलेबस को खत्म कर ही नहीं रहे, हम सिलेबस को हमने बांटा ही नहीं टॉपिक में। सिलेबस को आप थोड़ा सा करो तो, मतलब जैसे जरूरी थोड़ा ना पॉलिटी से आप कुछ नया करो, और एक सिलेबस को कंप्लीट करो पूरा। जैसे आप लोगों का कल लड़का परसों बैठा था ना, वो बोल रहा था कि सर कुछ ये पढ़ लेते हैं, कुछ ये सब फालतू के काम है। एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करो, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, पूरा एक बार पूरे गो थ्रू उससे। उसके दिन में बीच में एक दिन मन नहीं करा मत पढ़ो, लेकिन पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो। मेरा तरीका यही है। जो 2 सब्जेक्ट लेके चलते, 4 सब्जेक्ट लेके चलते ना, वो कहीं के नहीं रहते हैं। आप एक सब्जेक्ट में अपनी थॉट डेवलप कर रहे होते ना उतने समय में, जब आप दिन भर वही चलेगा ना आपके दिमाग में, प्रेसिडेंट ये कर सकता है, राष्ट्रपति ये कर, चलने दो 15 दिन उसको, तो फिर वो आपके पास ना बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो भी याद रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट से आप जुड़ पाओगे। सो पूरा सब्जेक्ट, और आपको कॉन्फिडेंस भी तो आएगा कि आप एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं।
अभी क्या है कि थोड़ा सा 25% वो पढ़ लिया, 10% वो, बस ऐसे ही पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। तो पूरा सब्जेक्ट एक कंप्लीट करो पहले, जो भी सब्जेक्ट आपने उठाया वो पूरा कंप्लीट। पॉलिटी उठाया कोई दिक्कत नहीं, आप 10 दिन का समय लो। लक्ष्मीकांत को पढ़ने का 10 से 15 दिन का समय लगता है, सही से पढ़ोगे 15 दिन चाहिए कम से कम, बता रहा हूं मैं, 15 दिन तो चाहिए, है ना। यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो 1 महीना चाहिए, दूसरी बार पढ़ रहे हो तो 15 दिन चाहिए। क्योंकि लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की गलती मत करना, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत इटसेल्फ इज अ नोट, खुद ही नोट्स है, छोटे छोटे बातें तो लिखी उसमें, सारी चीजें फैक्ट है उसमें। यदि लिखोगे नोट्स तो नई किताब बन जाएगी, फिर तुम वही, फिर कोई मतलब नहीं उसका। उसी में लिख दो जो आपको लग रहा है ना, जैसे इंपॉर्टेंट कोई चीज लग रही है तो उसी में लिख दो, उसी को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, इस तरीके से। सो उसके बाद जब साइंस पढ़ लो, ये पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ना छोटे छोटे काम, जैसे कि यूपी के बारे में, आप यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ो, है ना। उसके बाद यूपी स्पेशल। पॉलिटी आपने सब पढ़ लिया, देखो पॉलिटी जो एग्जाम में आती है ना, वो तो आने लगी आप लोग। अभी आप पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाते होंगे, क्योंकि आपने कई बार पढ़ लिया है ना। हर बार जोश आता था तो वही पढ़ते हैं, तो इसीलिए अभी वो ठीक ठाक है ना, जितना भी हो गया होगा। अभी वो बात अलग है कि आपसे अभी हम पूछेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थिति वर्तमान में क्या है, तो हो सकता है बता पाए या ना बता पाए, लेकिन कर तो ली है पॉलिटी, है ना। सो पॉलिटी को थोड़ा सा बाद में और हिस्ट्री को थोड़ा सा बाद में रखना। उसके बाद जैसे आपने क्या यूपी को कवर कर लेना है, यूपी स्पेशल पूरा। अब यूपी से अच्छे खासे सवाल पूछ रहा है पिछले साल से, मतलब 2021 से। 2020 में भी सवाल उसने यूपी से पूछे, 2021 में ठीक ठाक सवाल पूछे। हाँ अब ज्यादा हो गए है ना। तो यूपी को आपको छोटी सी बुकलेट है यूपी की, कोई भी ले लो आप, किसी पब्लिकेशन की, घटना चक्र की ले लो या किसी की, घटना चक्र ऑथेंटिकेट है थोड़ी सी, सो उसकी ले लो। सो घटना चक्र पब्लिकेशन आपने लिया, पूरा यूपी अच्छे से पढ़ लो, 2 से 3 दिन का समय दो, छोटे छोटे नोट्स बना लो उसके, है ना। उसका प्रशासन समझ लो पहले, तो कहाँ पे क्या स्थिति है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री समझो, इतिहास में बहुत, कल्चर जरूर समझो, क्योंकि यूपी में इनके पास ना घूम फिर के सवाल पूछने के लिए कुछ है नहीं। सो क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको पता होता है, ये कहाँ फंसाएंगे आपको, कल्चर में, यूपी की हिस्ट्री में, बस यहाँ फंसा सकते हैं आपको, और कहीं नहीं फंसाएंगे। हुआ भी यही, कानपुर के टेम्पल के बारे में पिछली बार सवाल पूछा, नहीं बता पाया लोगों ने, है ना। तो वो क्या, कल्चर का हिस्सा, तो यूपी के कल्चर पे थोड़ा सा घुस जाओ, मतलब 2-3 दिन का समय दे दो यार। देखो 10-12 नंबर के क्वेश्चन है, तो 10-12 क्वेश्चन है, तो वीडियोस तो है ना। आप थोड़ी सी कल्चर की वेबसाइट पे, यूपी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में चले जाओ, वहाँ उस वेबसाइट पे थोड़ा सा देख लो क्या क्या स्थिति चल रही है, यूपी के मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ा चले जाओ, है ना। यदि एमएसएमई हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा है तो उस पर थोड़ा चले जाओ, क्या सरकार की कोई नई नीति है, क्या है। मतलब ट्रेडिशनल तरीका छोड़ो, जो 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 कर रहे हैं ना सब लोग, वो तो घटना चक्र ये सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब वो सवाल नहीं पूछ रहा ना रिपीटेड उतना ज्यादा, वो करना है, लेकिन उसको सब कुछ नहीं मानो उसको कि ठीक है, उसका यदि क्रक्स मिल जाए आप तो कर लो, जैसे कहीं से 1 लाइनर उसका घटना चक्र का मिल जाए, वो पढ़ लो, खत्म। ज्यादा चक्कर मत करो कि घटना चक्र सॉल्व करने के लिए अभी समय नहीं है सॉल्व करने का, अब रिवाइज एंड रिवाइज। उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिक को तो बिल्कुल आप हाईलाइट ही कर लो कि ये टॉपिक तो पूछे ही जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी से ले लेते हैं पहले ना, ये टॉपिक तो कर ही लेना है, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है सभी की सभी नदियां, है ना। तो नदी तंत्र, है ना, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, नदी तंत्र, प्रवाह तंत्र, ये पूरा का पूरा पढ़ना, सारी नदियों के बारे में पता होना चाहिए, कौन ईस्ट में, कौन वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए एक्सरसाइज करो आप ना, अभी ब्लैंक मैप लेते जाना है इंडिया के और वर्ल्ड के, कुछ 20-20 मैप ले लेना, है ना, इतना से काम चल जाएगा, मतलब टोटल 50 ले लेना, और यूपी का मिल जाए तो यूपी का भी ले लेना कुछ 20 मैप। ये काम करना है 5 दिन के अंदर अंदर, एटलस उठाना, कुछ नहीं, दिन दुनिया से हट जाओ, 5 दिन के लिए सिर्फ एटलस में रहो। देखो यही होता है, एग्रेसिव पढ़ाई ऐसे ही होगी, अदरवाइज तो फिर वही ना, हम उस एनसीईआरटी में घुस रहे, कितना तथ्य संभालोगे यार, उसमें कहाँ ढूंढोगे, क्या चीजें ढूंढ रहे हो, जब पता है एग्जाम का पैटर्न क्लियर है, नदियों से सवाल पूछ रहा है तो नदियां तैयार करो ना।
जब वो पर्वतों से सवाल पूछ रहा है तो पर्वत तैयार करो, श्रेणियां तैयार करो, है ना, तो ये तैयार करो। जब आपसे वो पूछ रहा है दर्रे, है ना, यानी पासिस, तो पासिस से सवाल आएगा तो करो फिर उसको। क्यों? जब वो सवाल बार बार नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब से सवाल पूछ रहा है तो आप करो, है ना। ज्योग्राफी के टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद और क्या, जैसे वो सॉइल से सवाल अभी उसने कम पूछा है, ये पूछेगा सवाल आने वाले समय, सॉइल से सवाल अब वो पूछेगा, अगला टारगेट उसका हो सकता है कि सॉइल में क्या है, क्या कमी है, किसकी ज्यादा है, ये सब चीजें। उसके बाद आपकी जो है वन से सवाल पूछता ही है ना वो, तो भाई याद करो फिर सारे के सारे, शीतोष्ण वन कौन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सबको याद होना चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी जो है कितने एल्टीट्यूड पे कौन सा वन है, कितनी किसकी हाइट हो सकती है, कितनी रेनफॉल के अंतर्गत क्या होता है, टेबल बना लो एक बढ़िया से इनकी, है ना, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक रहो टॉपिक को लेकर के, है ना। तो आपको फायदा होगा ज्योग्राफी में यदि आप स्पेसिफिक रहते हो। हमारे यहाँ का जो है जो रेन पैटर्न है, रेनफॉल, उसको आप समझो, कहाँ पे कितनी कम रेन, कितनी ज्यादा रेन, ये सब आपको समझना पड़ेगा। हमारी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या, किस एरिया का कहाँ से कौन सा जो है, किस एरिया, कौन सा स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से टच कर रही है, इस टाइप की चीजें, ये सब करो, है ना। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इसमें ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, जैसे कि और टॉपिक है कि वो सवाल पूछ रहा है आपसे, तो क्लाइमेट तो इंडिया में बहुत कुछ खास नहीं है कुछ, है ना। वो क्लाइमेटोलॉजी पूछी जाती है किसकी, वर्ल्ड में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो क्लाइमेट पढ़ना है, लेकिन नो डाउट थोड़ा हिमालय के बारे में तरासो कुछ बातें, हिमालय से वो सवाल पूछता है अक्सर, ईस्टर्न हिमालय स्पेशली, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विंड्स, वेरी गुड, तो विंड से वो तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो खैर यूपी में, इंडिया में जो विंड्स हैं, जैसे लू है, कहीं पे बैसाखी है, ये सब जो चल रहे हैं, इन सब की कुछ नाम, कहाँ पे रीजनल नाम क्या है इसका, है ना। जैसे कल्टीवेशन है, ज़ूमिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक जो है वो अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग नाम है, स्पेसिफिक टॉपिक है, सवाल यहीं से पूछ रहा है ना। इंडिया में इरिगेशन की स्थिति क्या है, इंडिया में फसलों की स्थिति क्या है, खरीफ और रबी में क्या अंतर है, कौन फसलें खरीफ में, कौन रबी में, तो ये तो पता ही होना चाहिए। एग्रीकल्चर से सवाल पूछा जाएगा, याद रखना। जो ज्योग्राफी है ना, वो अब ये ट्रेडिशनल पोर्शन को कम करके वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी पे। सो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। अब उसके बाद हम करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कहाँ पूछ रहा है सवाल, क्लाइमेटोलॉजी से वो सवाल पूछता है, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको, देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ी लेक कहाँ पे, सबसे छोटी लेक कहाँ पे, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, ये रेंज वेंज सब। उसके बाद सबसे बड़ी गर्त कहाँ पे है ना, ट्रेंच कहाँ, ये सब चीजें जो है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेट कहाँ पे है, इस्थमस कहाँ पे है, जल डमरू और ऐसे कुछ होता है ना, इस्थमस को भी ऐसे कुछ, हाँ। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए लोकेशन, किस कंट्री के साथ। अब मैं बोलूँ कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है, मैं बोलूँ कि ये बताओ आप रेड सी से कौन कौन से कंट्रीज के बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, मेडिटेरियन से किसके शेयर हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए। वो पूछ रहा है सवाल उससे, क्योंकि यूपीएससी से सवाल पूछता था पहले, अभी थोड़ा सा उसने कम किया है, अभी एक आध सवाल तो फिर भी आ जाता है उसका। तो ये सवाल मैप में घुस जाओ, ज्योग्राफी की किताब एक तरफ कर दो, कोई जरूरी नहीं है अभी फिलहाल में, आप मैप में घुसो, सिर्फ सबको सवाल हो जाएंगे आपके यहाँ से। 2-4 सवाल की बात होगी, फिर उसके लिए आप अपने जो नोट्स या जो भी है उनको रिवाइज कर लेना 2-3 दिन। मतलब ये मत करो कि 6 के एनसीईआरटी, 7 के एनसीईआरटी, यार वही फिर से वो बताएगा कि एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्यों फालतू के चक्कर में टाइम वेस्ट करो, वो सब मत करो, है ना। उसके बाद हर एक महाद्वीप के बारे में आपको विशेष बातें पता होनी चाहिए, हर एक महाद्वीप के बारे में। यदि मैं बोलूं कि ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, है ना, तो पूरी बातें यहाँ पे पॉपुलेशन किस टाइप की है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन किस टाइप का है, यहाँ की जो चोटी कौन सी बड़ी है, ये सब जो चीजें हर महाद्वीप वाइज कवर करो। और ये वर्ल्ड मैप में इसी तरीके से आपको उनको कोड कर लेना है,
जैसे एक मैप बना लेना सिर्फ नदियों का, उसमें सिर्फ नदियां दिखाना आप, सिर्फ नदियां, एक में सिर्फ और सिर्फ पर्वत, एक में सिर्फ और सिर्फ दर्रे, एक और सिर्फ सिर्फ नेशनल पार्क, है ना। इस टाइप के मैप बनाना, इसमें एक में सॉइल बनाना, एक में रेनफॉल पैटर्न बनाना। तो ये सब मैप के काम है, मैप करना ही पड़ेगा आपको, मैप नहीं करोगे तो स्थिति गंभीर है। अब जैसे आपसे सवाल वो स्ट्रीम से पूछता है, कभी करंट से सवाल आपसे पूछता है, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, तो फिर वो करना पड़ेगा ना। आप क्या करो, कोशिश करो कि एक करंट का नाम याद रख लो, वार्म्स का याद रख लो, कोल्ड बाद बाकी कम संख्या में कोल्ड है तो कोल्ड का नाम याद रख लो, जो ज्यादा है उनके नाम छोड़ दो, तो अपने आप जो होगी वो वार्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से थोड़े से मतलब स्पेसिफिक टॉपिक आप 50 दिन में हो सकता है, 50 दिन नहीं, मैं यूपीपीसीएस की इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, यदि मेरे हिसाब से कोई पढ़ेगा तो उसे 30 दिन सफिशिएंट है। 50 दिन तो बहुत है, 30 दिन सफिशिएंट है यदि वो मेरे हिसाब से करता है, इस बात की गारंटी है। नेचर है वो ऐसा, उसका फिक्स है कि इस एरिया से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस का पर्टिकुलर सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो ये करना है। उसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिक्स टॉपिक है कुछ कुछ, है ना, उन टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा फिर हिस्ट्री आएगा, ठीक है, फिर हिस्ट्री करो। हिस्ट्री में बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाओ, बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं हिस्ट्री में। जब आपको पता है कि आप एंशियंट कितना भी पढ़ लो, मेडिवल कितना भी, मेडिवल तो भाई साहब ये स्थिति है, कितना भी पढ़ लो, है ना, कितना भी मेडिवल पढ़ लो, लेकिन सवाल गलत होता ही है। क्यों चक्कर में पड़े हो, उसको कितना भाव क्यों दे रहे हो। हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लें जो सिंपल है, यदि वो आ जाए तो वो गलत ना हो, क्योंकि एग्जाम का एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि सिंपल चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ ठीक हो रही है। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन सिंपल गलत किया, आप हजारों बच्चों से नीचे आ जाओगे, हजारों बच्चों से नीचे आ जाओगे। सिंपल क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सबका ठीक हो रहा है। कठिन में आपको थोड़े से कठिन सही कर लेने हैं, बस काम हो गया। लेकिन सिंपल कोई गलत, पहला तो यही हमें सुनिश्चित करना ना, सिंपल गलत ना हो। क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, कम पहले पढ़ना अच्छे से, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो अपन के पढ़ने की वजह से गलत हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, आपका ध्यान किधर है, सोच के देखो ना। आप अपनी बातों पे काम करो। आप अपन लोग पता क्या सोचते हैं, अपन लोग सोचते रहते हैं आईएएस बन जाएंगे, फिर अपन का वोकाल होगा, फिर अपन का ये होगा वो होगा, है ना, या जो भी एसडीएम बन जाएंगे तो ये होगा वो होगा। हम लोग बस इसमें घूम रहे हैं, बस जो मेन धरातल पे है ना, धरातल पे कोई है ही नहीं। मुझसे जितने भी बच्चे अभी पर्सनल गाइडेंस में जुड़े हैं अभी बाहर भी, तो वो सारे के सारे बच्चे सब जॉब वाले हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 2-3 साल पहले जो है उनकी स्थिति गंभीर थी, उनको लगता था नहीं सर मैं संप्रभु हूँ, मैं जो हूँ मैं ही स्वयंभू हूँ, मैं सब कुछ फाड़ लूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अभी 2-3 साल बाद आए, फिर बोले सर उखड़ गया तो वही चीज है। तो ये चीज, अब जैसे हमें पता है कि मॉडर्न से सवाल पूछे यार, मॉडर्न में भी स्पेसिफिक है यार, वो किताबों से सवाल पूछ रहा है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछ रहा है। आपको याद होना चाहिए, अकेले आप स्पेक्ट्रम के पीछे वाला रिवाइज कर जाएंगे ना, जो पीछे रिवीजन दिया है, समरी दी गई, उससे काम हो जाएगा अकेला। उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 सवाल छूटेंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने दो। उसके लिए भाई 2-3 सवाल के लिए थोड़ी हम परेशान रहेंगे। हम कह रहे हैं हर एक सब्जेक्ट से 2-3 सवाल छूटते हैं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 8 सब्जेक्ट हमारे टोटल, 3 सवाल छूटते हैं, 8 से 24 हुआ, 126 सवाल फिर भी आपके पास बचे। 126 सवाल में फिर भी आप 110, मतलब वो तो आप टच नहीं करो, जब नहीं आता तो टच मत करो, फिर आप हीरो मत बनो कि नहीं मैं देखता हूँ। 126 पे काम करो। मान लो तो 10 क्वेश्चन आपके फिर भी गलत हो जाते, फिर भी आपका सिलेक्शन, 15 भी गलत हो जाते, फिर भी सिलेक्शन है आप। तो रणनीति अपनानी पड़ेगी, हर एक एग्जाम की एक रणनीति होती है, एक विशेष स्पेसिफिक डोमेन होता है, उस पर हमें काम करना है। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, एंशिएंट में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है। जैसे वो पता है बुद्धिज्म से सवाल पूछता है, जैनिज्म से सवाल पूछता है, वैदिक एज से सवाल पूछ सकता है, लेटर वैदिक से सवाल पूछ सकता है, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल पूछ सकता है। करो ये टॉपिक। अब आप
चोला चेरा पांड्या इन्हीं के चक्कर में फंसे हुए कि इनमें किसने किसको मारा, किसने क्या लड़ाई की। भाई पढ़ रहे हो, फिर एक सवाल आएगा ज्यादा ज्यादा, छोड़ो उसको, हटाओ, क्यों, आर्ट एंड कल्चर, वो भी आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल। तो यदि आपको पढ़ना है तो आपके पास पूरा है, ऑप्शन है। 150 क्वेश्चंस में से सेफ स्कोर, देखो सेफ स्कोर तो होता है, अभी इस बार वैकेंसी कम है तो वैकेंसी देखो पिछली बार की जो कट ऑफ आई है, कट ऑफ के हिसाब से तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ के हिसाब से आप 90 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो सही है। हाँ जनरल का ही बता रहा हूँ, 90 क्वेश्चन भी। लेकिन अभी चूंकि वैकेंसी इस बार आधी है, सीधी सीधी आधी, तो ये कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, 100 प्लस। तो आपको मेरे हिसाब से आपको टारगेट आपका होना चाहिए 115 120 का, 115 120। अब आपकी तैयारी 120 25 की होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ 126 क्वेश्चन की तैयारी बता रहा हूँ मैं, आपके 126 क्वेश्चन सही होंगे यदि आप करोगे तो। यदि फिर भी ह्यूमन एरर होंगी, सब होंगी, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये होगी। तो नदी तंत्र, पर्वत, दर्रे, ये सब हो गया। हिस्ट्री में आपको अब जैसे मेडिवल में हमें स्पेसिफिक टॉपिक, किसने कौन सा युद्ध लड़ा, हमें थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ लेना है। स्पेसिफिक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और मुगल प्रशासन, ठीक। मुगल के बारे में थोड़ा सा और समझ लेना, जैसे उसका कल्चर भी समझ लेना है, उनके द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए वो, बाद बाकी सबका प्रशासन पढ़ना है। प्रशासन से सवाल पूछता है हर बार, वो शब्द पूछेगा, ताल्लुका क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आप बता दोगे। एक आध सवाल नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम तो कर ही सकते हो ना आप। अब मुझसे पूछते हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपको डेट वेट, ये जो बेसिक वाली चीजें वो तो याद होना चाहिए। जैसे युद्ध है, आप लिख लो एक पेज पे सारे के सारे युद्ध, ये इस समय पे इसके बीच में इसके ये लड़ाई हुई, ये हुई, बस हो गया काम। सवाल पूछा जा सकता है उस एरिया से इसी तरीके से। उसके बाद सवाल आता है हमारा इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में जो मैक्सिमम पूरा का पूरा एग्जाम का जो पेरिफेरी रहती है, मतलब पॉलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट तक। यानी उसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फंडामेंटल राइट होगा, डीपीएसपी होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, यूनियन एंड टेरिटरीज होगा, सिटीजनशिप हो सकता है। सिटीजनशिप से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। अब सिटीजनशिप में दिमाग मत लगाना बहुत ज्यादा कि ये किसके आधार पर मिल रही, कैसे मिल रही, बस 5 आधार हैं, 3 आधार खोने के, बस इतना सा समझो। सिटीजनशिप आपके लिए 5 मिनट का टॉपिक होना चाहिए, 5 मिनट का बस। अब उसमें लगे हो कि नहीं ये कितनी डेट वेट, भाई सवाल पूछ देगा तो वहां भूल जाओगे, वो भी याद नहीं रहेगी तुम्हें, क्यों चक्कर में पड़े हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अपन लोग। सो स्पेसिफिक नॉलेज है ना। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर पार्लियामेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट को आपको थोड़ा सा समझना है, क्या है स्ट्रक्चर है उसका, कैसे लोकसभा, राज्यसभा, बस इतना। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप इमरजेंसी टॉपिक पढ़ लो, और चूंकि राज्य की सरकार का वो है तो राज्य के बारे में थोड़ी राज्य की विधानसभा की शक्तियां, और चूंकि यदि आपने इधर पढ़ लिया तो वो कंपैरेटिव होती है सब कुछ, तो गवर्नर। बस अब एकदम उधर मत चले जाओ कि क्या क्या है, बाद बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप याद रखो। जैसे आर्टिकल 373 क्या है ना, सॉरी 323 क्या है ना, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि आर्टिकल 323 है क्या, है ना, 323A क्या है, 323AB कौन सा है, तो इस तरीके से, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं सुबह, तो ऐसे ही सवाल आपसे वैसे ही आ जाएगा ये सब कुछ, है ना। तो मेन जो है आपको टॉपिक, मेन आर्टिकल्स याद रखना, आर्टिकल जरूर याद रखना है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल के लिए करो क्या, एक ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में, एक एप्लीकेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, है आपको, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन है ना, और वो एप्लीकेशन आप जब भी आप फ्री हो, वैसे भी हमेशा मोबाइल तो हाथ में रहता ही है ना, तो फिर देखते रहो उसको, रील्स देखने के से अच्छा है कि थोड़ा सा। उसके बाद आपकी बात आती है इकोनॉमी की, है ना। इकोनॉमी सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, इकोनॉमी सब्जेक्ट में आपको बहुत स्पेसिफिक होना है ना, इकोनॉमी सब्जेक्ट में आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। ठीक, सो इकोनॉमी सब्जेक्ट में जैसे कि आपको यूपी का बजट अच्छे से पढ़ना है, यदि यूपी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का तो यूपीएससी का तो पढ़ना ही है,
है ना, यूपी का बजट स्पेशल, और आपको मेन बजट भी पढ़ना है, सवाल दोनों से पूछे आएंगे। लेकिन बजट आप पूरा मत पढ़ने बैठ जाना कि एक एक शब्द उसका, मार्केट में छोटे छोटे से आ गए हैं बजट, किसी की भी कोचिंग का ले लो, काम हो जाएगा, उतने से ही काम हो जाएगा उससे, है ना। और यूपी का बजट तो आप देखोगे तो वेबसाइट से भी तो छोटा सा ही होता है, वो तो वैसे भी आपकी मैगजीन्स जो आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स की, सब में बजट लिखा हुआ है, उतनी बातें कर लो बस, ज़्यादा नहीं कि हम अलग से बजट लेके आते हैं फिर पढ़ते हैं। यूपी में ज़रूरत ही नहीं उतना, तो क्यों कर रहे हो फालतू, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है तो डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही है ना कि हम पता चला 3 दिन में बजट खत्म कर रहे हैं, जो 1 घंटे का टॉपिक है वो आप 3 घंटे में कर रहे हो, 3 दिन में कर रहे हो, यह होगा। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाओगे जब उसका, तो यही होगा, 3 दिन में पढ़ पाओगे बजट, फिर बोलोगे कि सर हमारा सूट छूट गया, सिलेबस ही नहीं हुआ। सो ये हो गया। उसके बाद उसमें जैसे इकोनॉमी में स्पेशली एग्रीकल्चर वाला पोर्शन जो है वो स्पेसिफिकली आपको करना ही करना है। सो एग्रीकल्चर का ना एक घटना चक्र का एक किताब आती है, सांख्यिकी करके ऐसे करके आती है ना, सो वो ले लेना, डेटा दे वो डेटा दिया रहता है इकोनॉमिक्स से संबंधित, किसका जो है कितना एमएसपी है, क्या है, ये सब चीजें, बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रेड का डाटा, ये सब डाटा उसमें मिल जाएगा, तो वो आप ले लेना, वो कुछ दिनों बाद आ जाएगी, है ना, ये आई नहीं शायद मार्केट। सो बस इतना है, अब इतना इतना करना है, अब करना आपको है ना। तरीके हम बता सकते हैं एक एक करके, डेट वाइज तरीका बता देंगे कैसे ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो फिर, ये आज का हमने कुछ कुछ बातें की, कोई विशेष समस्या होती तो आप हमें बता सकते हैं। समस्या नहीं सर, बस यही है कि मतलब जैसे आपने बताया कि कोर एरिया ही है, हम्म, और एक शेड्यूल मिल जाए, ठीक है, शेड्यूल मिल जाए, क्रॉस वेरीफाई बिल्कुल, वो तो करना ही करेंगे, वो तो करना ही है, ठीक है। चलिए। ठीक है ना, कल से हाँ, एक बार आप कॉल कर लेना, बात कर लेना। सरकार एक 83686 199 नहीं